इको मोड रेंज बता ही नहीं पा रहा कितने किलोमीटर चलेगी, नॉर्मल मोड बता ही नहीं पा रहा कितने किलोमीटर चलेगी, स्पोर्ट मोड बता ही नहीं पा रहा कितने किलोमीटर चलेगी। कॉन्फिडेंस ही कैसे आएगा कि यार हम कितने किलोमीटर आगे हम चल सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी वीडियो डालो एक कमेंट तो फिक्स है, भैया आपने ओला रोस्टर एक्स प्लस 9.1 किलोवाट बैटरी पैक ले रखा है, इसका रिव्यू दे दो। और मैं ही नहीं, मेरी टीम वाले भी परेशान हो गए कि यार इतने कमेंट आ रहे हैं भैया अब तो फाइनली बना दो। तो आज वो लोग ही मेरे को लेके आए कि यार भैया इसका एक रिव्यू बना दो, आप इसको चला चुके हो 500 किलोमीटर, तो अब तो एक रिव्यू बनता ही है। तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ पहले डिस्प्ले पे। हम इसको अभी 500 किलोमीटर कम्प्लीटली चला चुके हैं और ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है हमारे को इस बाइक को लिए हुए। तो इसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इस व्हीकल से रिलेटेड तो अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, डिजाइन जो है वो रोड के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेबिलिटी कैसी है, परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है, इसकी जो बैटरी है इससे आपको रेंज एक्चुअल में कितनी मिल रही है। कंपनी 500 किलोमीटर बताती है कि एक्चुअल में मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, ब्रेकिंग कैसी है, सस्पेंशन कैसे है, सीट क्वालिटी कैसी है, ओवरऑल राइडिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और गाइस लिटरली आपको बता दूं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि यार कंपनी को सुधारनी चाहिए, अदरवाइज इतना रुपए खर्च करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, मैं सबके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो देखो पहले आपको व्हीकल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे इसके अंदर आपको जो है ना मोटर मिलती है वो PMSM चैन ड्राइव मोटर है, पीक पावर 11 किलोवाट की है, टॉप स्पीड 125 किलोमीटर की कंपनी बताती है। इसके अंदर जो बैटरी है वो 9.1 किलोवाट बैटरी पैक है, 501 किलोमीटर की IDC रेंज है। रियल में डिस्प्ले के ऊपर 411 किलोमीटर बताता है जब 100% चार्ज कर लेते हैं, बट एक्चुअल में कितनी मिलती है वो तो अपन पूरे रिव्यू के अंदर आपको पता चलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसलिए आपको वापस बता रहा हूँ। और वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी हाइप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो देखो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो पैनल जो है गुड इनफ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पैनल गैप्स है वो यहाँ पे भी हमारे को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फिट फिनिश आप देखो, यहाँ पे बिल्कुल पैनल में गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे गैप है। या तो अगर ये सिमिलर रखते हैं, यहाँ पे भी जितना गैप हो उतना ही गैप यहाँ पे होता तो ये फिर भी ठीक लगता। यहाँ पे बिल्कुल टच है, यहाँ पे इतना गैप आ गया। तो हाँ पैनल गैप्स आज भी ओला इलेक्ट्रिक के अंदर हमारे को देखने को मिल जाते हैं। ये वाले यहाँ पे जो पैनल गैप्स है वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे फिटिंग काफ़ी अच्छी है। इसी जगह मुझे एक तो फिटिंग के अंदर इशूज़ लगा है, दूसरी चीज़ जैसे जो सीट है उसकी आप फिटिंग देखो कितनी लूज फिटिंग है। अब सीट की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर भी आएंगे, बट यहाँ पे फुट पैक जो है फुट पैक की क्वालिटी ठीक है। मडगार्ड जो है मडगार्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, यहाँ पे इन्होंने मजबूत बनाया है मडगार्ड को। बाकी डिजाइन जो इसका ओवरऑल अच्छा लगता है, रोड प्रेजेंस भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी निकल के आती है। जो भी जब भी मैं चलता हूँ ना तो लोग देखते हैं यार, मुड़ के तो देखते ही है कि यार ये कौन सी बाइक चल रही है। वहीं साथ में जो साइड गार्ड आता है ये भी सही ठीक ठाक क्वालिटी का है, मतलब अगर कोई इसके ऊपर बैठ रहा है और उसका वेट अगर 100-120 kg है तब तो ये इजीली स्टेबल रहेगा, बट अगर ज़्यादा वेट होगा तो इसके अंदर थोड़ा सा मेरे को महसूस हुआ कि ये हिलता है, मतलब हल्का सा झुकती है बाइक इस तरफ। वहीं जो लाइटिंग क्वालिटी है, नाइट के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो तो लाइट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा विजिबल रहता है, पूरी रोड आपकी ऑलमोस्ट विजिबल रहती है काफ़ी दूर तक। अब देखो अगर बटन क्वालिटी की बात करूँ तो बटन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है कि यहाँ आपका काम तो चल जाता है, बट इससे मुझे लगता है थोड़े प्रीमियम होने चाहिए थे। इसको देख के लगता है कि यार ये तो काफ़ी हल्के क्वालिटी के यहाँ पे इन्होंने बटन्स यूज़ किए हैं। अब देखो ये वाले जो चार्जिंग पॉइंट है इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं लिया है, बट अगर आप इसकी क्वालिटी देखोगे तो देखो आप कितना ईजिली हिल रहा है, और अगर जैसे यहाँ पे किसी ने इसको खींच दिया जोर से तो मुझे लगता है टूट भी जाएगा। अब देखो इसकी जो सीट क्वालिटी है, इसकी सीट क्वालिटी मतलब मैं कह सकता हूँ अभी तक जितनी मैंने व्हीकल चलाए हैं उनमें सबसे बेकार है। रीज़न क्या है, मैंने इसको जो आपने वीडियो देखा होगा अभी जो मैंने 15% बैटरी के ऊपर जो रेंज टेस्ट किया था, कितने किलोमीटर चलाई, 30-35 किलोमीटर चलाई। उसके अंदर मुझे लगा कि यार इतनी मतलब 30-35 किलोमीटर के अंदर ही मुझे लगा कि यार सीट क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेकार है कि मेरे उससे बैठा ही नहीं जा रहा है, 30-35 किलोमीटर के लिए भी नहीं बैठा जा रहा। तो अगर ये गाड़ी आपको 350-400 किलोमीटर की रेंज कमिट कर रही है, आप मान लो इसके हिसाब से घर से निकल गए, तो आप इस सीट के ऊपर इतने किलोमीटर तो एक बार में ट्रैवल नहीं कर पाओगे। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कुशनिंग की ज़रूरत है। हाँ ये कह सकते हैं कि यार कंपनी नहीं दे रही तो हम आफ्टर मार्केट भी सीट कवर के साथ में एक्स्ट्रा कुशनिंग लगवा लो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो यहाँ पे बात की जाए परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिड माउंटेड PMSM मोटर देखने को मिलती है जो कि चेन ड्राइव मोटर है, पावर 11 किलोवाट की है, 0 to 40 काफ़ी जल्दी होती है। अब इसके अंदर 3 मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड के ऊपर तो मैं कह रहा हूँ आप कोई सी भी व्हीकल ले आओ किसी भी तरीके से इससे जीत ही नहीं सकती अगर आपने 100-200 मीटर की रेस रखी है तो। लेकिन अगर आपने ज़्यादा रेस रखी है तो और इसकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर है, उससे ज़्यादा स्पीड अगर किसी भी बाइक की है तो वो उस पॉइंट पे जीतेगी। लेकिन इनिशियल लेवल पे तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। बट हाँ एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा
अगर आप सिटी राइड कर रहे हो, ये व्हीकल ले रहे हो या फिर कोई भी व्हीकल ले रहे हो इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर जो मोड मिलते हैं इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड। अगर आप नॉर्मल मोड या स्पोर्ट मोड के ऊपर सिटी में राइड कर रहे हो तो झटके काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बट अगर आप उसको इको पे शिफ्ट कर दोगे तो मोटर पावर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो आपको जो झटके हैं ना वो कम महसूस होंगे और आपको एक ईवी चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो मेरा तो मानना है अगर आप सिटी में चला रहे हो तो इको एंड नॉर्मल से ज़्यादा मत जाओ, लेकिन अगर आप एक खाली रोड पे चल रहे हो तब आप नॉर्मल स्पोर्ट मोड को यूज़ करो। वहीं आपको बता दूँ कि एक चीज़ रहती है कि यार लैग कितना करता है। जैसे आपने व्हीकल ऑन किया, मैंने मान लो स्पोर्ट मोड लगाया और जैसे ही मैंने थ्रोटल दिया तो आपको 1 सेकंड का लैग जरूर इसमें महसूस होता है और वही जो लैग है वही आपको झटका फील कराएगा। अब देखो थ्रोटल रिस्पॉन्स में आपको है ना यहाँ पे बताता हूँ तीनों ही मोड के ऊपर। पहले इको पे लेते हैं, ये इको पे है, ये वाइट लाइन है, सेम ही पोजीशन में थ्रोटल देंगे, आप खुद महसूस कर लेना कितना आपको लैग महसूस हो रहा है थ्रोटल रिस्पॉन्स में, ये इको मोड पे। ठीक है, अब लेंगे अपन इसको नॉर्मल मोड पे, तो अगर पीछे वापस ले लेते हैं, ये आ गए नॉर्मल मोड पे, सेम पोजीशन पे, सेम लाइन के ऊपर, ये देखा आपने। अब आते हैं इसको स्पोर्ट मोड के ऊपर, है ना, स्पोर्ट मोड के ऊपर भी देखते हैं कि क्या प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है नहीं। तो ये आ गया अपना नॉर्मल से स्पोर्ट मोड, और ये तो स्पोर्ट मोड के ऊपर जो है ना आपको अच्छा एक्सीलरेशन देखने को मिलता है। वहीं इसमें आपको रिवर्स मोड भी देखने को मिल जाता है। जैसे रिवर्स मोड इसके अंदर ये रहा, व्हीकल को पीछे लेना है, रिवर्स मोड ले लिया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। पर इसके अंदर एक चीज़ जो मुझे लगता है मोड के मामले में जो कमी रहेगी ना वो रहेगी हिल होल्ड को लेके। इसमें हिल होल्ड नहीं है, तो जब आप अप हिल या डाउन हिल के ऊपर व्हीकल को चला रहे हो तो आपको महसूस होगा कि यार इसकी तो ज़रूरत है। अब आता है देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ये है कि हम व्हीकल लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलमोस्ट सिटी टाइम में ही चलाते हैं, मतलब सिटी में ही चला रहे हैं, वहाँ पे आपको पेट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी देखने को मिलते हैं, आपको सड़कें जो है वो थोड़ी सी ख़राब भी देखने को मिलती है। इंडिया है, थोड़ी बहुत तो सड़कें ख़राब मिल ही जाती है। तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन क्वालिटी इतनी बेटर नहीं देखने को मिलती है। फ्रंट सस्पेंशन जो है ना, यहाँ पे भी आपको आवाज़ महसूस होगी। आप जब स्पीड ब्रेकर पे निकालोगे या फिर थोड़ी ख़राब सड़कें हैं तो आपको महसूस होगा कि यार इसमें कोई नट ढीला है, तो वो जो आवाज़ है ना वो सस्पेंशन की वजह से आती है। वहीं जो इसका रियर सस्पेंशन है, पिलियन राइडर हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा, उसको काफ़ी ज़्यादा ये सस्पेंशन है ना स्टिफ लगता है, मतलब स्मूथ बिल्कुल नहीं है। आपको क्लियरली महसूस होगा कि यार बार बार इसके अंदर झटके आ रहे हैं, मतलब जैसे आप चल रहे हो, स्पीड ब्रेकर आया या फिर कोई पेट्रोल आया, आपको क्लियरली महसूस हो जाएगा कि यार सस्पेंशन क्वालिटी बिल्कुल बेकार टाइप की है। मतलब 100 सीसी के जो व्हीकल्स आता है ना उसके अंदर जो सस्पेंशन क्वालिटी देखने को मिलती है लगभग उसी तरीके की सस्पेंशन क्वालिटी इसमें देखने को मिल रही है। तो हाँ, ओला को इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, थोड़ा स्मूथ सस्पेंशन बनाओ। अब देखो नेगेटिव पॉइंट्स तो कई सारे हैं, बट पॉजिटिव पॉइंट ये है इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, सच में काफ़ी अमेजिंग स्टेबिलिटी है। ऐसी स्टेबिलिटी मैंने किसी में नहीं देखी। हाँ, मैंने अगर एक स्कूटर की बात करें तो वहाँ पे मैंने सिंपल वन के अंदर काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देखी थी, मैंने जब उसको टॉप स्पीड पे चलाया। बट अगर बाइक की बात करें तो बाइक के मामले में इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने इसको 100, 105, 110 पे भी चलाया है और काफ़ी अच्छी स्टेबल रहती है। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि यार कहीं आप गिर सकते हो। हाँ, डर तब लगता है जब रोड थोड़ी सी गीली हो, क्योंकि इसके जो टायर साइज़ है ना थोड़ा पतला साइज़ है टायर का, थोड़ा वाइड टायर होता ना तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आता इसको टॉप स्पीड पे चलाने में, इसको टॉप स्पीड पे भगाने में। और अगर मैं इसके राइडिंग पोस्चर की बात करूँ तो राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है इसका। मैंने इसको 500 किलोमीटर चलाया, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार कमर में दर्द हो रहा है या फिर इसके अंदर जैसे हाथ के ऊपर है ना लोड ज़्यादा आ रहा है। राइडिंग पोस्चर के मामले में काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी अच्छा इसका राइडिंग पोस्चर मुझे अभी तक लगा है। अब देखो ये व्हीकल लेने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहता है, कोई भी अगर इस व्हीकल को ले रहा है तो उसके माइंड में एक ही चीज़ है कि यार मेरे को अच्छी रेंज चाहिए, इसलिए मैं इस व्हीकल को ले रहा हूँ। और जब अच्छी रेंज की बात आती है तो कंपनी 500 किलोमीटर कम ऑफर करती है, जो कि आईडीसी रेंज है। रियल वर्ल्ड में जाके जो यहाँ पे कंपनी बताती है, जो इनकी क्लेम्ड रेंज है कि यार इतनी तो चल जाएगी, वो है 411 किलोमीटर के आसपास इको मोड पे 100% चार्ज होने पर। बट एक्चुअल में उतनी नहीं चलती है। ये उससे मान के चलो जितनी यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा है ना, वहाँ से आप लगभग 20 to 25% माइनस कर देना। मतलब ये कह सकता हूँ मैं 320 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी इको मोड पे रेंज नहीं निकलेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो, चाहे ओला चलाओ, चाहे एथर चलाओ, चाहे टीवीएस चलाओ, चाहे आप है ना हीरो वीडा चलाओ, सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को वन टाइम में ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रेंज ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आप जैसे आपने आज बैटरी चार्ज करी, आपको रोज का 30-40 किलोमीटर जाना है, आप 30-40 किलोमीटर गए आ गए,
आप डेली अगर उसको चलाओगे ना तो आपको रेंज थोड़ी उसके कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा मैंने तो फील किया है, आप में से कई सारे लोगों ने फील किया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। तो रेंज की बात हो गई, अब आपको बताता हूँ देखो चार्जिंग टाइम कितना लगता है। तो यहाँ पे ना चार्जर सीट के नीचे ही लगा हुआ है, जैसे अभी सीट निकालता हूँ मैं तो चार्जर आप देखो यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ये जो चार्जर है कंपनी ने कहा था 1000 वॉट का आएगा, बट एक्चुअल में ये जो चार्जर है ना 750 वॉट का ही है। हालांकि वायर जो है वायर काफ़ी लंबा है, देख सकते हो आप कितना लंबा वायर है। तो आपके घर के अंदर काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर प्लग है, तो वहाँ पे भी आप इसको ईजिली ले जाके चार्ज कर सकते हो। आराम से वायर पहुँच जाता है। जैसे मेरे घर के अंदर भी मैं अगर इस कोने पे खड़ी है और प्लग तक लेके जाना चाहता हूँ तो ईजिली चला जाता है। और वहीं अगर चार्ज करने का आपको मैं टाइमिंग बताऊँ तो इस चार्जर से तो चार्ज करने में लगभग 12 घंटे लग रहे हैं इसको 0 to 100% के। हालांकि 0 to 100% कभी मैंने चार्ज करी नहीं है, पर हाँ मैंने इसको 10 to 100% चार्ज जरूर करी है। तो वहाँ पे ना लगभग 11 से 12 घंटे लग गए थे। अब देखो इसके अंदर है ना मैंने इसका रीजन भी टेस्ट किया है और रीजन काफ़ी डिसेंट काम कर रहा है। वहीं इसका जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, कहने को तो ABS है बट इसका जो यूज़ केस है ना काफ़ी अच्छा है। जैसे मैं अगर इस ब्रेक को लगा रहा हूँ तो ये वाला ब्रेक भी साथ में हल्का हल्का अप्लाई होता है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे CBS में होता है, या फिर कह सकते हैं इन्होंने जो ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी दी है उसका काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। और जब आप टॉप स्पीड में चला रहे हो अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपने ब्रेक लगाया व्हीकल स्लिप होगा, आप गिर जाओगे। बट जो इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की है ब्रेक बाय वायर वाली, उसकी वजह से आपके एक तो गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको सेफ्टी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, व्हीकल स्लिप नहीं होगा इजीली। जैसे बारिश के टाइम में चला रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये थोड़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। बाकी देखो फ्रंट में डिस्क मिलता है, रियर में ड्रम मिलता है, बट अगर रियर में भी डिस्क ब्रेक दे दे ओला तो फिर तो मजा ही आ जाए। अब देखो अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक ठाक है, आपको डे के अंदर भी काफ़ी अच्छे से विजिबल होता है, नाइट में आप चला रहे हो तो नो डाउट काफ़ी अच्छा विजिबल होगा। ये सेगमेंटेड LCD कलर डिस्प्ले है, 4.5 से 4.3 इंच के अप्रॉक्सीमेटली है ये। पर यहाँ पे आपको ना एक ग्लिच देखने को मिलता है, बाकी कोई ग्लिच नहीं है, टोटल किलोमीटर में कोई ग्लिच नहीं है, टाइम में कोई ग्लिच नहीं है, ट्रिप में कोई ग्लिच नहीं है, ये मोड चेंज करने में कोई ग्लिच नहीं है। जैसे अभी मोड चेंज कर रहा हूँ कोई ग्लिच नहीं है, बैटरी में कोई ग्लिच नहीं है, हेडलाइट वगैरह किसी में कोई ग्लिच नहीं है। एक ग्लिच है किलोमीटर को लेके, वो कैसे, जैसे आप देख सकते हो इको मोड, रेंज बता ही नहीं पा रहा कितने किलोमीटर चलेगी, नॉर्मल मोड बता ही नहीं पा रहा कितने किलोमीटर चलेगी, स्पोर्ट मोड बता ही नहीं पा रहा कितने किलोमीटर चलेगी। कॉन्फिडेंस ही कैसे आएगा कि यार हम कितने किलोमीटर आगे हम चल सकते हैं, अब रेंज कितनी बची है। और ये पता है कब तक होता है, जब ये 60% से जस्ट नीचे आएगा, 59% पे आएगा तो यहाँ पे रेंज एक्यूरेट दिखा देगा। तो अब ये जो ग्लिच है ये या तो मुझे लगता है OTA अपडेट से ही सही होगा, या फिर 60% बैटरी के ऊपर जितनी रेंज है उतना ही यहाँ पे डिस्प्ले हो पाता होगा, उससे ऊपर ये डिस्प्ले ही नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ ग्लिचेस है जो मुझे लगता है कंपनी को जल्दी ही फिक्स कर लेने चाहिए। तो भाई मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक पॉइंट के पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए, ताकि आपके माइंड में हर चीज़ क्लियर हो कि यार किस पॉइंट के ऊपर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, किस चीज़ को लेके, जैसे बिल्ड क्वालिटी को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, बैटरी को लेके, चार्जिंग को लेके, सस्पेंशन को लेके, डिस्प्ले को लेके, सारे पॉजिटिव भी उसी में बता दिए, नेगेटिव भी उसी में बता दिए। अब मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग पूछेंगे आप ये बताओ कि यार ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दूंगा क्योंकि अभी और टेस्टिंग करना बाकी है। 500 किलोमीटर में एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि यार इसको आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसकी रेट अभी 1,30,000 रुपये के आसपास कर दी है कंपनी ने, तो हाँ 1,30,000 में एक अच्छा ऑप्शन हम कह सकते हैं, बट लेना आपकी रिस्क के ऊपर। ये नहीं कि आप ले लो बाद में बोलो कि यार अभी तक भैया आपने कहा था ये लो अभी तो खराब हो गई, 1,30,000 रुपये हमारे लग गए। मेरे सजेशन तो ये है कि होल्ड करो, मैं और टेस्ट करूँ, थोड़ा सा और इसका पता चले कि ये जो मशीन इन्होंने बनाई है किस तरीके से काम कर रही है, क्या ये लॉन्ग टाइम तक के लिए अच्छी है या नहीं। क्योंकि कोई भी व्हीकल लेता है, चाहे इलेक्ट्रिक ले चाहे पेट्रोल ले, लाख सवा लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च करता है और 4-5 साल उसको चलाने वाला है। तो 4-5 साल अच्छे से चले, आपने जो पैसा खर्च किया है वो आपके दुखे नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है थोड़ा रुको, मैं और आपको डिटेल में आने वाले टाइम में बताऊंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट देता रहूँगा, आप इंस्टाग्राम में मुझे DM कर लो, वहाँ पर आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगा आपको कौन सा व्हीकल लेना चाहिए। तो ये वीडियो बस अपन यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।